तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम द्विघात का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। पिछले लेक्चर हमारा जो है काफी लेंदी हो गया था, लेक्चर नंबर 4। तो अब हम लेक्चर नंबर 5 में इसके वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि इसके वाक्य प्रश्न करेंगे, जिन पर हम लोगों को किस टाइप क्वेश्चन करने वो हम आपके सामने लेकर के हमने यहाँ पर लिख रखा है कि पहले हम अंकों वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम भिन्न वाले, फिर आयु वाले, फिर चार बाद हुए और क्षेत्रफल, फिर संख्या वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अंकों वाले क्वेश्चन इस टाइप होंगे कि हमारे पास दो अंकों की एक संख्या दी होती है और अंकों को पलट देने पर उसका कुछ मान बदल जाता था, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। और भिन्नों में क्या होता है, वैसे जैसे अब वाले क्वेश्चन वैसे भिन्न के भी होते हैं। इसके अंश व अर्ध जोड़ या घटा देने पर अलग तरीके की भिन्न बनती है, उस भिन्न को ज्ञात करना होता है। ठीक है। तीसरा हमारे पास आयु वाला क्वेश्चन होगा। आयु वाले क्वेश्चन हम लोग की पिता की आयु इतनी दी थी, 5 वर्ष बाद आयु ऐसी आती है तो उनकी दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर दे। इस टाइप के क्वेश्चन जगह समीकरण में कैसे करने हम वो करने वाले। उसके बाद चाल व दूरी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चाल व दूरी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं और आपके टेस्ट वगैरह में भी आते होंगे, तो चाल व दूरी वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन, ये कम आते हैं, और संख्याओं वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं कि कोई 3 संख्याएं हैं उनको मान लेना, उनके वर्गों का योगफल ये है तो संख्या ज्ञात करनी है। कोई 2 क्रमांक संख्या है, 2 क्रमांक विषम संख्या है, ऐसे फाइंड करनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले इस वाले लेक्चर में। और इस वाले लेक्चर में इन 6 प्रकार की हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्रकार के क्वेश्चन है। छह के 6 प्रकार से हम लोग एक या दो क्वेश्चन सबके लगाएंगे। इस वाले पार्ट को पूरा देखना क्योंकि इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन सारे होने वाले हैं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं। इसलिए इस वाले लेक्चर को पूरा देखिए और अच्छे समझिए और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या होने वाला है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा किस पर डिपेंड है। तो ये अंकों वाला क्वेश्चन सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल क्या 18 है। जब संख्या में से 63 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करनी है यानी कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है। तो हमको दिया गया 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों गुणनफल क्या है 18 है। तो संख्या मानने के लिए हमको उसके इकाई का अंक और दहाई का अंक पता होना चाहिए। ठीक है। और हमको संख्या ऐसी माननी है। ठीक है। देखो द्विघात का सवाल इसलिए हम इसमें 2 चर नहीं ले सकते, यानी कि एक्स और वाई नहीं ले सकते हैं। तो हमको जो भी बनाना समीकरण हमारा एक्स में ही होना चाहिए। तो हमको संख्या ऐसी चूज करनी है कि उनका गुणा कराने पर 18 आना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई या दाई दोनों में से कुछ भी मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, माना इकाई का अंक, सबसे पहले उसके इकाई का अंक मान लेंगे। ठीक है। इकाई का अंक बराबर x। अगर हम इसको x मान लेंगे तो हमको दहाई का अंक क्या मानना पड़ेगा, तो हमको इसके दहाई का अंक जो है ना वो 18/x यानी कि 18/x मानना पड़ेगा। जब इनका गुणा कराएंगे तो क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा। और क्वेश्चन में उसने कहा था कि हमको गुणनफल क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे एक संख्या बनाएंगे। तो संख्या क्या बनेगी, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी इससे। और आपको संख्या पता है 2 अंकों कैसी होती है, इकाई का अंक प्लस दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारी संख्या होती है, संख्या ये आ गई। अब उसने प्रश्न में क्या कहा है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार कि जब इस संख्या में से कितना 63 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो अब हमको एक हिंट दी गई है कि ये जो संख्या हमारी आई है ना, इसमें से क्या करेंगे 63 घटा देंगे, यानी कि 18/x इंटू ये 10 है प्लस x, इसमें से कितना घटाना है हमको 63। तो अंक पलट जाएंगे, यानी क्या होगा कि जो x है वो इसकी जगह आ जाएगा 18/x की जगह और 18/x जो इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 18/x आगे आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो गया, अंक पलट गए। ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो हमारे x का जो मान आएगा भाई हमारे क्या होगी, इसमें रख देंगे और हमारी संख्या हमको मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 18/x, यहाँ पर क्या है 10 है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो तो 180/x हो गया। यहाँ पर लिखा प्लस का x। ठीक है। तो इस प्लस x को हम लोग भेज देंगे उस तरफ और इस 18/x को ले आएंगे इस तरफ। तो यहाँ पर माइनस का 18/x हो जाएगा, है ना। और 10x है, उधर x जाकर के माइनस का हो जाएगा, 10 में से घटा देंगे तो 9x बचेगा। ये 63 है, इसको बदल ले जाओगे तो प्लस का 63 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 18 कॉमन है। तो यहाँ पर 10/x माइनस का 1/x बचेगा। ठीक है। तब 10/x में से 1/x घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9/x हो जाएगा। और इन दोनों में से 9 कॉमन कर लो तो यहाँ पर बचे क्या x प्लस 9 7 63 7 आ गया। ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोगों ने जब 18 लिखा
और इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब घटाएंगे तो 9/x आएगा। बराबर में क्या लिखा है 9 और x प्लस 7 है। ठीक है, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 18/x आ गया है ना, यहाँ पर आ गया 18/x बराबर x प्लस 7। इस x का मल्टीप्लाई क्रॉस में करा देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई क्रॉस में कराएंगे x केस में तो x² प्लस 7x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 7x और ये जो इक्वल में 18 है उसको उधर ले आएंगे तो माइनस का 18 इज इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को चाहो तो आप सॉल्व कर लो श्रीधराचार्य रूल से, और चाहो तो गोल्डनखंड विधि से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हम इसको गोल्डनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं, तो जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 2 18 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, 7 के फैक्टर करने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस 18 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा x कॉमन करने पर x प्लस 9 और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन करने पर x प्लस 9 आएगा। तो हमको यहाँ से दो ब्रैकेट मिलेंगे, कौन कौन से, एक मिलेगा x प्लस 9 और एक मिलेगा x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, और जब हम लोग x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो हमको यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग x प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो माइनस का 9 मिलेगा, उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हमको केवल प्लस की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम लोग को संख्या में वही रखना है। ठीक है, हम लोग का x का मान 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, लिखेंगे अतः संख्या, हमारी संख्या क्या थी, संख्या ये थी 18/x इंटू 10 प्लस x, संख्या हमारी ये थी ना 18/x इंटू 10 प्लस x का मान जो है वो यहाँ रख दो। ठीक है, तो कितना आएगा 18/2 इंटू 10 प्लस 2 ये हो गया, 2 से काट दो, 2 में 18, तो 9 का 10 में गुणा करा दो 90 प्लस ये 2 कितना हो गया 92 हो गया, यानी कि हमारी संख्या क्या आ गई 92 आ गई। था इजी, उसने क्या कहा था, संख्या के अंकों गुणनफल 18 है, तो 9 का 2 में गुणा कराओगे अंकों गुणनफल करा देंगे 18 आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा, देखो आ गया है ना। तो हमारे पास जो संख्या थी वो हमने ऐसे सॉल्व किया कि इकाई का अंक दहाई का अंक मान लेंगे और उससे एक संख्या बना देंगे। इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं और दहाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई करा करके यहाँ लिख देते हैं, तो हमारी संख्या बन जाती है ये पूरी। उसके बाद जो क्वेश्चन में कहा उसने कि इस संख्या में से 63 घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी कि इकाई का अंक की जगह दहाई वाला उठ के आ जाएगा और दहाई की जगह पे इकाई वाला आ जाएगा। आ गया, बस हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है और आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर ला के दिखाया है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था वैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो इसमें करना है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है, तो यहाँ पर अंकों का योग 8 है, इसका मतलब कि हमको संख्या कैसी माननी है, उनको जोड़ने पर 8 आना चाहिए। यानी कि अगर हम इकाई का अंक x मान लेंगे तो दहाई का अंक हमारा क्या होगा 8 माइनस x ये होगा, जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 ही आएगा, है ना। तो इकाई और दहाई के अंक ऐसे मानने हैं आपको, उनके अंकों को पलटने पर, अगर हम इस संख्या के अंक को पलट दें, पहले संख्या बनाएंगे और उसको अंक को पलट देंगे तो मूल संख्या से 18 कम है, तो हमको जो संख्या मिली है वो पहले वाली संख्या से 18 घटाने पर मिलेगी। यानी कि हम समीकरण क्या बना सकते हैं, देखो उस वाले क्वेश्चन में, अगर हम लोग उस वाले क्वेश्चन में जब संख्या लिखेंगे, हम आपको एक हिंट दे देते कि हमारे पास जो नई अगला क्वेश्चन है उसमें इकाई का अंक क्या होगा x होगा और दहाई के अंक यानी कि 8 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि इसके अंक पलट दें, ठीक है समीकरण में कह रहा है यदि इसके अंक पलट दें यानी कि x को इधर और इसको इधर ले जाएं तो 10x प्लस 8 माइनस एक्स ऐसे कर दें, तो जो हमको ये संख्या मिली है ना वो मूल संख्या, यानी इससे हमारी मूल संख्या तो यही है ना 10 और यहाँ पर प्लस क्या है x, इससे कितना घटाने पर, हाँ मूल संख्या से 18 कम है, 18 कम है ना, तो पहले वाली संख्या जो है हमारे पास ये वाली इससे 18 कम है, तो ऐसे करोगे और ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी ना इसको सॉल्व करके इसका मान निकालोगे और इस संख्या में पुट करोगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये आपको करना है, एक हमने करा एक आप करोगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है यदि अंश व हर में दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तथा मूल तथा संशोधित भिन्न का योग 19/15 हो तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको पहले एक भिन्न बनानी पड़ेगी और उसका जो अंश है उसके हर से 2 कम है, तो जिससे कम है उसी को मान लेंगे, हर से 2 कम है ना तो हर को मान लेंगे कि हर क्या है हमारा x, तो अंश क्या हो जाएगा x माइनस 2 क्योंकि 2 कम है। ठीक है, और अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देंगे, तो हमको ये क्या करना है जो पहले वाली भिन्न और जो संशोधित भिन्न जो अभी बनाई उन दोनों का योग कितना 19/15 है। चलिए करते क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड अपना, सेकंड तो हमने आपको होमवर्क में दे दिया, थर्ड पे आते हैं, क्या लिखा है, माना भिन्न का हर बराबर, हम लोग इसका हर मान लेंगे। ठीक है, इसका हर मानेंगे क्या x, तब इसका अंश क्या हो जाएगा, तब अंश
क्या हो जाएगा, अंश क्या x माइनस टू, अतः हमारी जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, भिन्न मतलब क्या होता है, अंश बटे हर होता है, तो भिन्न क्या हो जाएगी x, भिन्न क्या हो जाएगी हमारी अंश बटे हर, यानी कि x माइनस टू अपॉन एक्स, ये हमारी भिन्न आ जाएगी। अब उसने क्या कहा, यदि प्रश्नानुसार देखो, अगर हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे तो उसने कहा कि यदि इस भिन्न में, ठीक है, इस वाली भिन्न में इसके अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, एक जोड़ दें, एक जोड़ दिया तो हमको जो ये वाली भिन्न मिली है, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो मूल भिन्न, ठीक है, तथा अब हमसे देखो क्वेश्चन में क्या कहा, यदि अंश व हर में एक जोड़ा जाए तथा मूल तथा संशोधित भिन्न का योग 19/15 है, ठीक है, तब मूल भिन्न ज्ञात करनी है हमको, है ना। हमने इसमें जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अब इस वाली भिन्न का योग जो है ना, इस वाली भिन्न का इस वाले के से योग, ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे x माइनस टू अपॉन एक्स, इसका योग जो है कितना हो जाएगा, 19/15 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन को एक बार और समझ लो, क्या कह रहा है कि यदि हम लोग इस वाली भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दें तो संशोधित भिन्न ये हो गई हमारी, और मूल भिन्न हमारे पास ये थी ऊपर वाली, इन दोनों का जो योगफल है वो 19/15 हो जाए, ठीक, यही कह रहा है वो कि यदि अंश और हर में एक जोड़ा जाए तो मूल तथा संशोधित भिन्न का योग 19/15 होता है, ठीक है। तो इसका और इसका योग 19/15 है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है, एक्स का आंसर आ जाएगा तो हमारी भिन्न भी आ जाएगी, ठीक। हमारी भिन्न यहाँ है, इसमें हमको एक्स का मान रखना है बाद में, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर देखो क्या है, एक्स माइनस टू प्लस वन करोगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस वन, नीचे क्या है, एक्स प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स माइनस टू है, और अपॉन में क्या है, एक्स बराबर 19/15, ये हो गया। इन दोनों में एलसीएम ले लो जरा, एक्स और एक्स प्लस वन का एलसीएम ले लेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू हो जाएगा, बराबर में क्या 19/15 है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको उठा के इधर भेज देंगे, ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, इसका मल्टीप्लाई करा दो, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का टू में टू एक्स, ठीक है, माइनस का टू एक्स, क्योंकि माइनस का है वो, और वन का इसमें कराएंगे तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या है 19/15, ये हो गया हमारे पास, ओके। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x², ये देखो माइनस का 2x माइनस का 3x, देखो प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो गया ये, तो माइनस का 2x ही बच रहा है, और यहाँ पर माइनस का 2 है, ठीक। अब इसको भेजेंगे इधर और 15 को भेजेंगे इधर, 15 इधर आकर के बाहर 15 से मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा तो 19 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, और एक्स में भी हो जाएगा तो 19x हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 15 का अंदर करा दो मल्टीप्लाई, तो 15 दूनी 30x², फिर यहाँ पर भी 30x हो जाएगा और लास्ट में भी 30 हो जाएगा, और इन सबको उठा के इधर लेंगे तो माइनस का 19x² माइनस का 19x बराबर 0, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30 में से 19 घटा देंगे x² तो कितना बचेगा हमारे पास, ठीक, 30 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, तो यहाँ पर आ गया 11x², ठीक है। 30 में 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49, यानी कि माइनस का 49x, और ये लिखा है माइनस का 30 बराबर 0। अब इस समीकरण को चाहो तो आप उससे हल कर लो सीधेचार फॉर्मूले से, और चाहे तो इससे कर लो, ठीक है। हम लोग दोनों में से किसी एक से भी कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीधेचार से यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ईजी होती है, ठीक है। तो सीधेचार का रूल यूज करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम समीकरण की तुलना करा देंगे किससे, 11x² माइनस का 49x माइनस का 30 बराबर 0, ठीक है। इसकी तुलना किससे करानी है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कराएंगे इसकी, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास 11, b का वैल्यू माइनस का 49, c का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस का 30 मिलेगा। अब क्या लिखेंगे, सीधेचार सूत्र से, सीधेचार सूत्र क्या है, ये इजी पड़ता है इसलिए इसको यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर रखो वैल्यू जरा, x बराबर माइनस का b का वैल्यू क्या है 49 प्लस माइनस रूट में b² यानी 49 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू क्या 11 और c का 30 है माइनस का, ठीक है, अपॉन में 2a, a का वैल्यू कितना है 11, है ना,
तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 49 हो गया, प्लस माइनस रूट 49 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 49 का वर्ग कर लेते हैं यहाँ पर, कितना हो गया हमारे पास 8 9 81 और 36 72 88 16 8 2401। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया 2401, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 चौको 12, तो यहाँ पर आ गया 120 गुणे 11 अपॉन में कितना हो गया हमारे पास 22। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तो 49 प्लस माइनस यहाँ पर हो गया 2401 और इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेते, कितना हो जाएगा 11 तो नहीं 22, 11 कम 11 तो 13, तो हमारे पास हो गया 1320 अपॉन में आ गया 22। ओके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस माइनस इन दोनों को कर दो ऐड, जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 437 और 213 3721। ओके, अब हमारे पास ये किसका वर्ग होता है, इसको हम लोग को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है 61 का वर्ग, किसका होता है 61 का, यानी कि जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 61 अपॉन में 22। ठीक है, हम क्या करेंगे प्लस का साइन लेंगे, ठीक है, केवल प्लस का चिन्ह लेने पर बस इसी को सॉल्व करेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा। तो x बराबर जब प्लस का साइन लेंगे तो 49 प्लस 61 बटे 22 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 10 84 लगेगी, 6 10 11 110 बटे 22 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5। हम लोग को यहाँ पर x का मान क्या मिल गया 5 मिल गया, ठीक है, हम लोग को यहाँ से x का मान क्या मिला 5, हमने इसको जोड़ा और 22 से भाग किया तो यहाँ पर x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो भिन्न है वो क्या आएगी, अब भिन्न हमने भिन्न किसको माना था, भिन्न क्या मानी थी हमने, भिन्न हमारे पास थी x माइनस 2 अपॉन एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे x माइनस 2 अपॉन एक्स और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसका तो 5 माइनस 2 अपॉन 5, घटाएंगे इसको तो 3 अपॉन 5, तो हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन देखो किस तरीके से हमने किया, पूरा इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, तो हमने इसका हर मान लिया, यहाँ पे लिखा हर क्या है x, तो अंश हो जाएगा x माइनस 2 जैसा उसने कहा। तो भिन्न क्या बनेगी अंश अपॉन हर, यानी कि x माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक। अब उसने कहा है यदि अंश व हर दोनों में एक जोड़ा जाए तथा मूल तथा संशोधित भिन्न का योग 19/15 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसने कहा कि यदि इस वाली भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें, तो ये जो संशोधित भिन्न है और जो मूल भिन्न यानी कि पहले वाली भिन्न, इन दोनों का जो योग है यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 19/15 आएगा। तो इसको सॉल्व करा हमने, जब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया लास्ट में, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करा तो लास्ट में हमको यहाँ पर इस तरीके का वैल्यू आया। यहाँ पर हमने क्या किया प्लस का साइन ले लिया, तो एक्स का वैल्यू क्या गया 5। अब इस 5 को उठा करके वापस हमने इस भिन्न में रखा तो 5 माइनस 2 अपॉन 5 आ गया। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर है। और जैसा उसने कहा था कि इसका हर जो है उसके अंश से 2 कम है, तो वाकई में जो इसका अंश जो है इसके हर से 2 कम है, तो जाहिर सी बात है ये 5 है 3 है तो 2 कम है, तो हमारा आंसर जो आया वो सही आया है। ये हमारे वाले क्वेश्चन का आंसर था। होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा किस पर बेस है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो आयु वाले क्वेश्चन है। हमने अंकों वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आयु वाले क्वेश्चन पर बेस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे आयु वाले, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या देखिए, तो देखिए क्या करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 1 वर्ष पहले की बात हो रही है। और अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी कि वर्तमान में क्या है कि उसकी आयु जो है अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो अब उसकी वर्तमान आयु बतानी है, लेकिन हमको माननी कौन सी 1 वर्ष पहले की है, क्योंकि हमको हिंट उसके लिए दे रखी है कि 1 वर्ष पहले उसकी आयु जो है पुत्र की आयु के 8 गुनी है। तो हम क्या करेंगे पहले मान लेंगे। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे माना 1 वर्ष पहले, ठीक है, 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या मानेंगे x, ठीक, पुत्र की आयु मानेंगे क्या x। तब 1 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, क्या लिख देंगे पिता की आयु। अब ये क्या था अपने पुत्र की आयु का 8 गुना था, यानी कि 8x हो जाएगी, ठीक है, 8 × x हो जाएगी, ठीक, 8x हो गया ये। और अब 1 वर्ष बाद, ठीक है, 1 वर्ष बाद मतलब क्या वर्तमान की बात होगी। 1 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो गई अब वर्तमान में, पुत्र की आयु
ये क्या हो जाएगी, पहले एक वर्ष पहले की थी, तो अब एक वर्ष बाद में क्या हो जाएगी, एक्स में एक ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इतने ईयर आ जाएगी, ठीक है। और पिता की क्या हो जाएगी, पिता की आयु वर्तमान में क्या आ जाएगी हमारे पास, वर्तमान में आ जाएगी 8x में एक वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है, तो इतने वर्ष आ जाएगी। अब उसके लिए उसने क्वेश्चन दिया हमको, ठीक है, हमने वर्तमान में आयु निकाल ली, कह रहा अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, हमको यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब वर्तमान में हमारे पास आयु तो आ गई, लेकिन पिता की आयु किसके बराबर है, अपने पुत्र के वर्ग के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पिता की आयु यानी कि 8x प्लस वन ये बराबर है पुत्र की आयु x प्लस वन के वर्ग के बराबर है, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखो 8x प्लस वन लिखा है बराबर x प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है प्लस का 2x प्लस का 1 और इसको इधर ले गया तो माइनस का 8x और माइनस का 1 हो गया, बराबर में 0 आ गया ये। अब 1 से 1 कैंसिल, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, 2 और 8 घटा देंगे तो 6x हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0, है ना। दोनों को 0 करेंगे तो x बराबर एक आ जाएगा 0 और एक x का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 6, हम लोग इसका ही यूज करेंगे, x का वैल्यू हमको मिल गया 6। अतः अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे पिता की आयु और पुत्र की आयु, तो लिखेंगे अब पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आपको दिख रही है कि हमने क्या माना था, पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकली थी, एक्स प्लस वन निकली थी, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वन वर्ष और एक्स का वैल्यू कितना निकाला हमने 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस वन यानी कि 7 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर 7 आ गई। और पिता की आयु, पिता की आयु वर्तमान में क्या थी, अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर थी, तो यहाँ पर लिख देंगे पिता की वर्तमान आयु, ये कितनी थी हमारे पास 8x प्लस वन थी, 8x प्लस वन और x का वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, तो लिख देंगे 8 इंटू 6 प्लस वन, तो 8 छंग 48 और एक 49 हो गई, तो ये आ गया 49 वर्ष, यानी कि पुत्र अगर 7 का है तो पिता 49 का, वर्ग के बराबर है, तो बिल्कुल सही आंसर हमारे पास आया है। तो हमारे पास ये हो गया, पिता की वर्तमान आयु 49 और पुत्र की 7 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, छोटा सा एक सरल सा क्वेश्चन था, आप सॉल्व करना है इसको आप भी, ठीक है। और कोशिश करा करो कि जब क्वेश्चन दिखाया जाए तो वीडियो को पॉज करके पहले आप उसको रीड करके उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो का सोल्यूशन देखें, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके का अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है, तो क्या करोगे, अब उस लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी, तो बहन की आयु को मान लोगे x, तो उसकी लड़की की आयु क्या हो जाएगी 2x, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बहन की हो जाएगी x प्लस 4 और उसकी हो जाएगी 2x प्लस 4, ठीक है। अब इनकी आयु निकाल लोगे, उनका गुणा करा दोगे तो 160 आएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, 160 उनका गुणा कराने पे आएगा ना, तो गुणा कराने पे इक्वेशन मिलेगी, ठीक, वही उसी से क्या निकलेगी वर्तमान आयु। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है और सॉल्व करना है, अगर आपको नहीं आता है इसका आंसर सॉल्व करते नहीं बनता है तो बताना, इसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एक इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना, जैसे हमने यार क्वेश्चन बताया वैसे सेम आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें क्या है, हमारे पास दूरी और चाल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दूरी और चाल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा 70 से 80% चांस होते हैं कि बोर्ड में आ सकते हैं, और ये हर साल आते हैं, ठीक है, किसी ना किसी पेपर में जरूर आते हैं दूरी चाल के क्वेश्चन, ठीक। और इनको करने का एक मेथड है, बहुत ईजी है, और उसी मेथड को फॉलो करना तो आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी दूरी चाल का गलत नहीं होगा। आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जो कि होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फॉर्मूले को कभी नहीं खोलना है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इसी फॉर्मूले से हमको समय चाल या दूरी निकालनी होगी और उससे हम लोग इसके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन एक गिवन है, क्या लिखा, एक रेलगाड़ी की एक नियत चाल से, देखो एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, वो चाल हमको नहीं बताया, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो यह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती है, तो इसकी मूल चाल बतानी है। मूल चाल मतलब जिस चाल से चल रही थी वो हमको बताना है, दूरी कितनी है 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसमें 2 काम करने हैं, क्या, सबसे पहले हमको जो पहले चाल है वो मान लेंगे, तो माना
रेलगाड़ी की मूल चाल, क्योंकि हमको यही याद करना है, ठीक है। रेलगाड़ी की मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कुल दूरी हमको पता है, दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है, ओके। अब ये बताओ, जब 300 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो कितने समय में पहुंचाएगी, वहां पे कितने समय में पहुंच जाएगी। तब यहाँ लिखोगे लगा समय, क्या, तब लगा समय, इस समय को हम लोग मान लेंगे t1, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या है हमारी 300 बटे चाल क्या है x, ठीक है। तो ये हमारा जगह इतने समय लगा, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो पहले चाल क्या थी हमारे पास, x थी। अब चाल क्या हो जाएगी, अब हमारे पास जो दूसरी चाल है वो कितनी होगी, x+5, क्योंकि x में हम लोगों ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दिया है, तो x+5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया, ठीक है। तो वह यात्रा को 2 घंटे से कम समय में पूरी कर लेती है, यानी कि अब जो समय लगेगा वो पहले वाले से 2 घंटा कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तब दूरी तो 300 किलोमीटर ही है, तब लगा समय, अब उस दूरी को तय करने में जो लग रहा है समय वो t2 है, क्या निकलेगा t2, जो समय लगेगा वो उतनी दूरी, यानी दूरी बटे चाल, 300 बटे चाल हो गई हमारी x+5, ठीक है, इतने x+5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आ गई। तो हमसे अब उसने प्रश्नानुसार अगर हम चले तो उसने क्या कहा कि जो बाद में हमने चाल बढ़ा दी है तो जो जितना समय लग रहा है ना वो पहले वाले से 2 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसने कहा कि t2 जो है वो t1 से 2 घंटा कम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। t2 का वैल्यू कितना है, 300 बटे x+5 बराबर t1 का वैल्यू कितना है, 300 बटे x है, और यहाँ पर माइनस का 2 है। अब हम इसको यहाँ पर ले आकर के सॉल्व कर लेंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बस हमको थोड़ा सा काम यही करना है। जब इसको इस तरफ लाएंगे तो 300 दोनों में कर लेंगे कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1/x+5 और यहाँ पर बचेगा 1/x बराबर में कितना, माइनस का 2 है। यहाँ पर 300 दोनों में कर लो कॉमन, एलसीएम कर लेंगे x और x+5 का, ये x इधर आ जाएगा x और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का x और माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर माइनस का 2, x से x खत्म, माइनस का 5 ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे 300 और माइनस का 5 बराबर माइनस का 2/x+5, तो हमारे पास गिवन है 300 गुणे माइनस का 5 अपॉन में x+5 बराबर माइनस का 2। देखो माइनस से माइनस खत्म, 2 से इसको काट देंगे, 150 आएगा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा 150, यानी कि 150 इंटू 5 बराबर में ये इधर क्रॉस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा 750 हो गया, इसको ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस का 750 बराबर 0, ठीक है। अब इसके हम कर रहे हैं फैक्टर, तो फैक्टर कैसे होंगे हमारे पास, सेम उसी मेथड से क्या करना हमको, चाहे तो सीधे लगा दे, चाहे तो गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 30 और 25 आई थिंक। तो चलिए हम इसके करते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस का 750 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे x, तो यहाँ पर आ जाएगा x+30, इन दोनों से करेंगे माइनस का 25, तो यहाँ पर आएगा x+30। तो हमारे पास दो ब्रैकेट कौन से मिले, x+30 और x-25 बराबर 0। तो हम लोग इसको 0 करें क्योंकि यहाँ से हमको माइनस में वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 25 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा यहाँ से आंसर आएगा x बराबर आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। और हमसे उसने यही पूछा था क्योंकि हमने इसी को माना था, ये हमारी मूल चाल है ट्रेन की 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्योंकि रेलगाड़ी की मूल चाल हमने x माना था और x का वैल्यू हमने सॉल्व कर दिया है, जो कि हमारे पास क्या आया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे वाले क्वेश्चन का आंसर है। हमने अभी तक 6 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और 6 में से जितने भी करें वो डिटेल में करें, आपको बताया है बार बार कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। रेलगाड़ी का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से सॉल्व करो अपने मन से, नहीं आता तो दोबारा सोल्यूशन देखना, फिर से सॉल्व करना। और इसके जस्ट बाद हम आपके लिए एक और क्वेश्चन सीट लेके आए हैं, उसमें हमारे पास और भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको देख लीजिए जरा, वो हमारे पास ये है, ठीक।
इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या गिवन है, कह रहे हैं कि एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट देरी से उड़ता है। ठीक, दूरी चाल का ये भी क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले तो आप पढ़ लो, क्या कह रहा है, 50 मिनट देरी से उड़ता है, फिर तथा 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, पहले जिस चाल पे चल रहा था उस चाल पे नहीं चल रहा है, अब ये 250 किलोमीटर बढ़ा रहा है क्योंकि 50 मिनट लेट है। ठीक है, इसलिए उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि जिस चाल से वो हमेशा चलता था वो चाल हमको ज्ञात करनी है, तो उसी को मानना पड़ेगा एक्स, और इसी मेथड से करना है। पहले आपको निकालना पड़ेगा सामान्य चाल से जितना समय लगता था उसको वो, बाद में ये लेट है तो कितना समय लेट है उस हिसाब से उसका समय निकालना पड़ेगा, और समय को ही आपको यूज करके आंसर निकालना है। ठीक है, पहले इसको आप सॉल्व करो, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखो जो हम बता रहे हैं आपकी। तो चलिए, अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है तो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 1250 किलोमीटर का है। ठीक है, तो हम इसमें एक छोटा सा फिगर बनाएंगे जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हमारे पास है क्या। हमारे पास टोटल 1250 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। ठीक है, इसको पहले क्या करेगा, ये एक निश्चित चाल से चलेगा, तो हम मान लेते हैं कि वो निश्चित चाल क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1250 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, ठीक है, तो उसको एक समय लगेगा जिसको हम लोग मानेंगे t1। ठीक है, उसको क्या टाइम लग रहा होगा, t1 लग रहा होगा। अब वो 50 मिनट देरी से चलता है तो दूसरा समय है ना। अब यही 1250 किलोमीटर की दूरी को वो पहले वाले चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना बढ़ा देते हैं, तब चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा उसको हम क्या मानेंगे, t2। लेकिन थोड़ा मैं डिफरेंस दोनों में क्या, कि पहले वाले में क्या है कि ये मान लो अगर हम इसको मान लें कि ये 7 बजे निकला था, तो इसका मतलब क्या है कि ये 7:50 पे निकला हो, क्योंकि ये 50 मिनट लेट है। ठीक है, फिर पहले वाला जो हमारा टाइम लग रहा है वो बाद वाले टाइम से क्या है, 50 मिनट लेट है ना। बाद वाला टाइम हमारा क्या है, जो पहले वाले से 50 मिनट लेट है। ठीक है, तो बस टाइम का डिफरेंस, इसलिए इसको स्पीड बढ़ानी पड़ रही है अपनी, है ना। क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड किया होगा, उसमें लिखा था कि गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए वो 250 किलोमीटर पे अपनी क्या करता है, रफ्तार को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसकी सामान्य चाल ज्ञात करनी है, जिसको हमने क्या माना है, एक्स माना है। ठीक, तो हमने यही लिखा है यहाँ पर कि अगर ये 7 बजे निकला होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 7 हमने एक स्पेसिफिक टाइम मान लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 7 बजे ही निकला, हमने ये माना कि ये पहले वाले समय से 50 मिनट लेट है। ठीक है, बस इसको आप अपना थोड़ा माइंड में समझ पाओ। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले उसको टाइम लग रहा था t1। ठीक है, यानी कि इसमें क्या, और वो अपने नॉर्मल टाइम पे जैसे वो पहुंचता था वैसे ही पहुंचेगा। लेकिन इसमें क्या है, वो 50 मिनट लेट है। अगर 50 मिनट लेट हो गया तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो t2 टाइम लगेगा, और t2 टाइम में जितना वो लेट है, कितना लेट है, 50 मिनट, तो इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 50/60 करेंगे तो कितना आएगा, 5/6। ठीक है, इतने घंटे आ जाएगा, और ये टाइम पे t2 में जोड़ देंगे क्योंकि वो लेट जो हुआ है उस समय भी तो इसी में जुड़ेगा, है ना, तभी तो इसके बराबर आ पाएगा, है कि नहीं। क्योंकि इसको तो t1 टाइम लग रहा था, ये अपने एक्यूरेट टाइम पे चल रहा है, लेकिन ये लेट है, तो इसका जो 5/6 घंटा है, ये 5/6 आर, ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके t2 टाइम में। तब हम लोग दोनों को मिला करके इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करते लिखते हैं, माना हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, इसकी सामान्य चाल क्या मान लेंगे, एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब हमारे पास कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हमारे पास 1250 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 1250 किलोमीटर। ठीक, अब इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर हमको लग रहा है t1। ठीक है, ये पहले वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लगेंगे दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, अब तय करने में लगा समय जो है हम उसको क्या मान रहे हैं, t1, और समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 1250 है, तो ये हो गया 1250 अपॉन में चाल कितनी है, x, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये t1 का वैल्यू आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब वो 50 मिनट लेट है तो नई चाल क्या आ जाए, अब इसकी चाल क्या हो गई, अब इसकी चाल हमारे पास हो जाएगी, x में से क्या कर रहा है, ये 250 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 50 मिनट लेट है, इसने चाल क्या कर दी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा इसने बढ़ा दी, तो हो गया x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब डिस्टेंस तो उतना ही है, यानी कि 1200 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, जाना उतनी दूर है, तो हम लोग को अब समय कितना लगेगा, अब इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर यहाँ पर हमने क्या माना, समय जो है वो t2 हो जाएगा। ठीक है,
समय बराबर क्या हो, दूरी बटे चाल, तो 1250 बटे चाल क्या है, x प्लस 250 है। ठीक है, हमारे पास समय यही है, इतने ही घंटे लगेंगे। ठीक है, बस क्या था कि ये थोड़ा सा देर से निकला था, तो उसमें जितना देर निकला है उतना टाइम, यानी जितनी देर निकला, ये 50 मिनट लेट था, तो 50 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 5/6 घंटा आ गया। अब इस समय को T2 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है कि हमको समय ज्ञात करना, समय नहीं मतलब कि हमको इसकी क्या निकालनी, चाल निकालनी, और जब हम समय को बराबर रखेंगे तभी चाल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार जो T1 है वो T2 के बराबर कब होगा, ये तभी बराबर होगा जितनी ये देर से निकला था उतना समय जब इसमें जोड़ देंगे तभी ये बराबर हो पाएगा, क्योंकि पहले वाला समय जो था नॉर्मल टाइम था, ये जो है अपने समय से 50 मिनट लेट निकला था, इसलिए वो समय भी इसी की दूरी तय करने में जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको बताना ना कि दोनों बराबर समय पे पहुंचे, तो इसमें जितना लेट है उसको भी इसी में जोड़ देंगे, क्योंकि इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। ठीक है, अगर ये वाली लाइन समझ में आई है आपको, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको इसको इस क्वेश्चन बनानी है एक। तो T1 का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, 1250 बटे x है, तो यहाँ लिख देते हैं 1250 बटे x बराबर, यहाँ पर T2 का वैल्यू क्या है, 1250 अपॉन x प्लस 250। ठीक है, और इसके बाद क्या है, प्लस का 5/6, इसको हम उठाकर इधर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जब 1250 इधर आ जाएगा तो दोनों में से 1250 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1/x और यहाँ पर 1/x प्लस 250 बचेगा। ठीक है, बराबर में क्या 5/6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1250, दोनों में एलसीएम क्या ले लेंगे, x और x प्लस 250 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 250 और x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर में 5/6 ये हो गया। देखो ये प्लस माइनस का x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 250 बच रहा है, 1250 और 250। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1250 इंटू 250 अपॉन में कितना है x और x प्लस 250 बराबर में 5/6 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस 5 से इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 5 25 हो गया। इस 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, इसको यहाँ पे भेज दो। ठीक है, जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 गुणे 50 गुणे 6 बराबर, इस पूरे को यहाँ ले आओ तो x प्लस 250 ये हो गया। देखो ये 6 पंचे 30 यानी 300 हो गया, ये हमारा 300 हो गया, तो ये 1250 इंटू 300 बराबर में इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया x² प्लस 250x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 300 का 1250 में मल्टीप्लाई कराओ जरा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 000, 3 बचे 15, 5 कैरी किया 1। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, तो 375,000 इज इक्वल में x² प्लस 250x। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा x² प्लस 250x माइनस का हो जाएगा 375 उधर जाएगा, 375 और 000। ठीक है, तो हमारे पास 3,75,000 बराबर में, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करके हमको एक क्या करना है, x के मान निकालने हैं, तो जो x का मान निकलेगा वही हमारी क्या होगी, हवाई जहाज की चाल होगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे किससे, a² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इस समीकरण की तुलना किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या मिलेगा हमको, a का मान मिलेगा यहाँ से 1, b का मान क्या मिलेगा, b का मान मिलेगा 250। ठीक है, और c का मान क्या मिलेगा, c का मान मिलेगा माइनस का 375,000, 375 और 000। ठीक है, ये ABC के मान आ गया। हमको यूज़ क्या करना है, श्रीधराचार्य रूल यूज़ करना है, तो यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, क्या करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, क्योंकि इसके अगर गुणन खंड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए श्रीधराचार्य यूज़ करेंगे। तो यह क्या होता है, ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a ये होता है। ठीक है, x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है 250 है, प्लस माइनस रूट में b², b का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू है माइनस का 375 और 000। ठीक है, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हमको करना है इनको सॉल्व करना है धीरे से। तो
x इज इक्वल माइनस का 250 प्लस माइनस ये लिखा है 250, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 और ये 0 है, डबल बार कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का मल्टीप्लस में करा, 4 पंचे 20, 1 2 3, 4 पंचे 20, 0 कैरी किया 2, 4 सत्ते 28, 2 30, 0 कैरी किया 3, 4 3 12, 3 15, तो ये हो गया हमारे पास 15 लाख। ठीक है, 15 लाख हो गया और अपॉन में कितना है 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे ऐड। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 250 प्लस माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 15 625 और डबल जीरो, ये हो जाएगा 15,625 और डबल जीरो और अपॉन में क्या हो गया 2। जब इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे, लास्ट इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 1250 का वर्ग होता है। ठीक है, तो हम इसके जगह क्या लिख देंगे 1250, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 250 प्लस 1250 बटे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस है, हम क्या करेंगे इन दोनों में से प्लस का साइन ले लेंगे, माइनस कर लेंगे नहीं, क्योंकि चाल माइनस में आती नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस का साइन ले लेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 250 प्लस 1250 बटे 2। और क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1000 बटे 2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 500 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे क्या है हवाई जहाज की चाल है और ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो इसको दोबारा से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। अब सेकंड वाला जो है उसको देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, जैसे भी हमने ऊपर वाला किया है सेम उसी पर बेस हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो लिखा क्या है, इसमें कह रहा है एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, लिखा क्या है, यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, हमको समय केवल एक दे रखा है 6 घंटे में। अब धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाना है और धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर आना है। तो 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर दूरी को तय करने में जो कुल समय लग रहा है, इसका जो T1 इसका जो T2 है, ठीक है, वो पूरा कितना है 6 है, यानी कि T1 प्लस T2 बराबर 6 है। ठीक, तो हमको धारा की गति भी दे रखी है, तो धारा के प्रतिकूल जाएगा यानी कि धारा की उल्टी दिशा में जाएगा तो नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देंगे, और जब धारा के अनुकूल जाएगा तो नाव की चाल में धारा की चाल को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 2 समय मिल जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, बराबर में लिख देंगे 6 और हल करेंगे तो हमको सामान्य चाल मिल जाएगी, यानी कि शांत जल में नाव की चाल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके बताते हैं, और अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको कि हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नाव की जो चाल है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, शांत जल में चाल मान लेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे कि माना शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x। ठीक है, ये सब हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको भी अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी मेथड से ही लिखना होगा। ठीक है, नाव की चाल कितनी मान लेंगे x, और धारा की चाल हमको पता है। ठीक है, और हमको धारा की चाल पता है, धारा की चाल क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यह लिख देंगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने शांत जल में चाल मान लिए x। तो धारा की जब हम लोग प्रतिकूल चलेंगे या अनुकूल चलेंगे, ठीक है, जब धारा के अनुकूल चलेंगे, ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल चले यानी कि धारा की दिशा में चलेंगे तो हमारी चाल जो है वो x में जुड़ जाएगी, यानी कि x प्लस 1.5 हो जाएगा। और जब हम लोग धारा के प्रतिकूल चलेंगे, ठीक है, जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा कि चाल जो है घटा देंगे, किससे, x से, यानी कि पहले जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल को घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इतना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाना है और धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, लिखेंगे अब धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, सॉरी पहले कह रहा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, हमको निकालना समय ही है। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम लोग समय निकालेंगे। अब समय जो हमको लग रहा है उसको मान लेंगे t1। टाइम होता क्या है, समय बराबर होता दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 10 किलोमीटर की। चाल कितनी है, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है x माइनस 1.5 है। तो दूरी बटे चाल हमारी हो गई x माइनस का 1.5। ठीक है, इतने घंटे का हमको समय लगेगा। ठीक, अब दोबारा में क्या कह रहा है, दोबारा में कह रहा है कि धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल। अब धारा के अनुकूल आ जाएगा कितनी दूरी, 5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t2 बराबर कितना लगेगा, दूरी कितनी है 5 और धारा के अनुकूल चाल कितनी रहेगी x प्लस 1.5। तो x प्लस 1.5 इतने घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि इन दोनों दूरियों को तय करने में जो कुल समय लग रहा है कितना है 6 घंटा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है t1 प्लस t2 बराबर 6 घंटा होगा हमारा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि क्योंकि हमसे कह रहा है t1 प्लस t2 बराबर कितना है, टोटल टाइम लगा हमको 6 घंटा, तो t1 और t2 का मान यहाँ रख देंगे। तो t1 का हमारा पास इसका 10 बटे x माइनस 1.5 है, तो लिखेंगे 10 बटे x माइनस 1.5 और इसमें जोड़ देंगे t2 का मान यानी कि 5 अपॉन x प्लस 1.5 बराबर में 6 है। और इसको करेंगे सॉल्व और हमारे यहाँ से x के मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1.5 और x माइनस 1.5। तो ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। जब x का 10 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस 1.5 में 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 1.5 का 5 में कराएंगे तो 7.5 आ जाएगा। बराबर में कितना है 6 है। ठीक है, देखो यहाँ पर 10 और 5 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15x। 15 में से 7.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा प्लस का 7.5। ठीक है, बराबर में कितना लिखा है 6 लिखा है और ये इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा है तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ ले आएंगे उठा करके। अब हम इसको एक समीकरण में बना लेंगे, बदल देंगे। ठीक, तो इसको नॉर्मल समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 15 प्लस 7.5, 15x प्लस 7.5 बराबर में कितना है 6 है और क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो 1.5 अगर आप 15 का स्क्वायर जानते हो 225 होता है तो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 आएगा, 2.25 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आ गया। ठीक है, अब जैसे डबल जीरो आ गया तो इसका हम लोग को क्या करना है एलसीएम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसको 25 से कट करो तो 25 कितने बार आ जाएगा, तो 25 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, 25 से कट करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, बस तो हम इसी 4 का ले लेंगे एलसीएम और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देख लो 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 15x प्लस 15 बटे 2 हो गया। यहाँ पर हो गया 15x प्लस 15 बटे 2 बराबर यहाँ पे क्या लिखा है 6 और यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बटे 4 हो गया। ठीक है, ये हमने इसलिए किया ताकि संख्याएं आपको बड़ी ना मिले और समीकरण ज़्यादा बड़ी ना बने। ठीक है, यहाँ पर 4 कैल्शियम ले लेंगे तो लेते हैं, देखो यहाँ पर 2 का ले लेते हैं तो 15 दूनी 30x प्लस यहाँ पर 15 हो गया बराबर में यहाँ 6 था और यहाँ पर 4 कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे इस चीज को कट कर देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। अब इस 2 से इसको 6 काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, थोड़ा सा हल करेंगे तो समीकरण बन जाएगा हमारे पास। ये लिखा है 30x प्लस 15 बराबर इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई 4 3 12x स्क्वायर हो गया माइनस का 3 9 27 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सारी वैल्यू उधर ले जाओ, यहाँ लिखा है 12x स्क्वायर। ठीक है, 30x उधर गया तो माइनस का 30x हो गया, 27 माइनस का 15 हो जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, 27 माइनस का 15 बराबर 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे एक नॉर्मल सी समीकरण बना लेंगे और हल करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस का 30x। ठीक है, और 27 और 15 कितना हो गया 7 5 12 2 हाथ से लगी 1
तो 3 एक 4, ये हमारे पास हो गया 42, वही माइनस का। ठीक है, क्या हम लोग पूरी समीकरण को 4 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x², यह हो जाएगा 15x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण थोड़ी छोटी हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को चाहो तो 3 से भाग दे करके और छोटी कर लेते हैं। जब 3 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6, 2x² माइनस का 3 बचे 15x माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करना बहुत आसान है। गुणनखंड से 7 दूनी 14 और 5 कैसे लाएंगे, 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटा करके 5 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई कराने पर 14 भी आ जाएगा। तो गुणनखंड क्या आ जाएगा 2x², यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 7 बराबर 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको कर लेते हैं हल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन है x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 7, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 7 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो जब हम लोग 2x माइनस 7 को बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान क्या नहीं मिलेगा हमको, x बराबर मिलेगा 7/2। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 आएगा, यानी कि x बराबर आएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको बराबर 0 करें तो चाल हमको मिलेगी -1, माइनस की हम लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है कि शांत जल में नाव की चाल मान लेंगे धारा की चाल है। ठीक है, जब अनुकूल जाएंगे तो धारा की चाल जोड़ देंगे, प्रतिकूल जाएंगे तो धारा चाल घटा देंगे। हमको प्रतिकूल जाना था 10 किलोमीटर तो दूरी बट्टे चाल कर दिया, अनुकूल जाना था हमको 5 किलोमीटर तो दूरी बट्टे चाल कर दिया। हम लोग को टोटल समय लग रहा था 6 घंटे का, तो हमने क्या किया T1 और T2 को जोड़ दिया, यहाँ पर रख दिया और सॉल्व किया। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, जिसको हमने श्रीधराचार्य रूल से नहीं सॉल्व किया। इस बार हमने क्या कि गुणनखंड से ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि इक्वेशन को हमने काट काट के छोटा कर लिया था। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन और हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था नाव वाला क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन पर। ये हमारे पास गिवन है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, ये क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3x+1 तथा 2x-1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार होता है, सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। इसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन होती है, इसका लंब और आधार होती है। ठीक है, इसका जो कर्ण होता है वो समकोण बनाने वाली भुजा नहीं होती है। तो अब क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज थोड़ा सा बनाएंगे छोटा सा। ठीक, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और क्या कह रहा है, समकोण बनाने वाली भुजाएं, जैसे मान लो हमारे पास ये वाली भुजा है 3x+1 और ये वाली भुजा होगा 2x-1। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजाएं यही दोनों है। अब कह रहा है कि इसका हमको क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 30 है। क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल है। तो हमसे कह रहा है इनकी भुजाएं ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे क्योंकि हमको सारी चीजें तो दी रखी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, समकोण त्रिभुज हमारा मान लेते हैं कि हमारा त्रिभुज क्या है, ABC है। ठीक है, तो ये ABC हमको क्योंकि पता है कि इसका जो लंब है, मान लिया कि BC इसका लंब है और आधार क्या है इसका AB, तो ये लिख देंगे त्रिभुज का जो लंब है वो कितना हमारे पास, वो हो गया हमारे पास BC, यानी कि 3x+1 हो गया। ठीक है, और इसका आधार क्या हो गया, आधार हमारे पास है 2x-1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंब और आधार दिए। ठीक, अब हमको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देना, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार, ये होता है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है इसलिए इसी में सॉल्व कर दे रहे हैं। क्षेत्रफल हमको कितना दिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 30 हो गया, बराबर में 1/2, लंब का मान कितना है 3x+1 है, आधार कितना है 2x-1 है। ठीक है, इस 2 को इधर भेज दो और 3 को नीचे ले आएंगे, तो 3 से या तो इसको काट दो, 3 दाम 30 और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 बनी 20 हो जाएगा, बराबर में इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लो। तो जब इसका अंदर कराएंगे x का 2x² हो जाएगा, x का 1 में करेंगे माइनस का x, फिर 1 का करा दो तो 2x-1, ये हो गया। अब इस 20 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगी समीकरण, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x²
2 में से एक x चला गया तो प्लस का x, माइनस का 1 है, 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये हो गया। बराबर में यहाँ कुछ नहीं तो 0 बच रहा है ना। तो ये हमारे पास हो गया 2x², ठीक है, ये प्लस का x हो गया माइनस का 21, ठीक है, ये हो गया 21 बराबर 0। तो 21 का 2 में मल्टीप्लाई 42 हो गया, 21 2 नहीं 42, इसके गुणनखंड करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, क्योंकि हमको घटाने पर 1 लाना है, ठीक है। यहाँ पर 1 लाना है ना, तो 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2x² प्लस का 7x माइनस का 6x, 7 6 42 माइनस का 21 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 7, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन करेंगे, सॉरी 3 कॉमन करेंगे, 3, तो यहाँ से क्या 3 दूनी 6, यानी कि 2x माइनस का 3 7 21, ये आ जाएगा। माइनस कॉमन करें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो दोनों सेम आ गए, तो दोनों सेम आ गए तो हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 7 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 हमारा दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0 आ गया। अगर हम इसको इक्वल में करेंगे 0 तो हमको यहाँ से प्लस में वैल्यू मिलेगा, यहाँ से माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका मान उठा के इनमें रखेंगे तो इसके लंब और आधार हमारे पास आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लंब कितना था हमारे पास, लंब था 3x प्लस 1 था, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे x का मान रखेंगे 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो गया, ये 4 3 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो लंब आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक, लंब हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। और आधार हमने क्या माना था, यहाँ पे आधार हमारे पास क्या था, आधार हमारे पास था 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है, तो 6 3 माइनस 1, 3 दूनी 6 में से गया 7, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको पता करना है कि हमारे आंसर जो है वो सही है कि नहीं, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब क्या है, ये लंब और आधार जो है वो हमारे राइट आंसर है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ से गुणनखंड करके जो आंसर आया था उन्हीं से सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक वैल्यू आ गया 3, अगर यहाँ से वैल्यू निकालते तो यहाँ से 3.5 आता है, ठीक है। तो 3.5 करते तो शायद दूसरे वैल्यूज आते, ठीक है। तो आप लोग उसको भी रख करके देख लेना आंसर क्या क्या आने वाले हैं। हमने x की ये वाली वैल्यू को यूज़ किया प्लस वाली 3 को, ठीक है। यहाँ से माइनस का 3.5 होगा, यहाँ से प्लस का 3 आएगा, तो हमने उसको ही रखा और लंब और आधार की वैल्यू निकाले, 12 और 7 सेंटीमीटर आ गए, ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन कि हमने लंब और आधार और क्षेत्रफल के फॉर्मूले से किस तरीके से किया है इसको, और छोटे सी इक्वेशन बना के इसको हल किया है और यहाँ से मान इसके रख दिए तो लंब और आधार आ गए, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल वाला भी क्वेश्चन एक हो गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें संख्याओं वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। संख्या वाले क्वेश्चन कैसे, यहाँ पे लिखा है वे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 445 है, ठीक है। अब संख्याओं वाले क्वेश्चन इस तरीके से कि इनमें आपको संख्या माननी पड़ती है और क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा करना पड़ता है, इक्वेशन बनेगी और उसको हल करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन बता देते हैं इसके। इसमें क्या है लिखा है, वे दो क्रमागत प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में 10 में क्या लिखा, वे दो क्रमागत प्राकृत संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग इतना है, ठीक है। अब क्रमागत है और प्राकृत भी है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या आती है हमारी, जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी प्राकृत संख्या होती है। आपको माननी है दो क्रमागत, तो x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे हो जाएंगे, या फिर x प्लस 3 x प्लस 4 हो जाएंगे, या फिर x प्लस 5 x प्लस 6 हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बड़ी है तो हमको संख्या बड़ी माननी है, यानी x प्लस 6 x प्लस 7 ऐसे मान लो, ठीक है। ऐसे मान लेते सॉल्व करेंगे तो हमको एक जो समीकरण मिलेगी छोटी मिलेगी और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर क्रमागत प्राकृत संख्या मान लेते हैं जिनके वर्गों का योग दे रखा है, ठीक है। तो मान लेते क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करते जरा इसको, लिखेंगे क्या कि माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं बराबर, हम लोग क्या मान लेंगे प्राकृत संख्या हमारे पास x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 6 हो गई, ठीक है, मान लिया ये हो गई। अब इनके वर्गों का योग हमको दे रखा है तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, यानी कि x प्लस 5 का वर्ग और x प्लस 6 का वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना है 545 है। हल करेंगे, दोनों का स्क्वायर खोल दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि 5 दूनी 10x हो जाएगा,
यहाँ पर आओ ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी 12x, ठीक है। ये 545 इधर आएगा तो माइनस का 545 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 10 और 12 कितना हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 22x। 36 और 25 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 36 और 25 हमारे पास 6 5 11 और 3 2 5 6, इसको इधर भेज देंगे 545 को, बराबर में 0 आके दोनों घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 22x। घटाओ जरा, 5 में से 1 गया तो कितना आएगा हमारे पास 4 और 6, यहाँ पर 14 में से 6 चलाएगा तो 8, तो यहाँ पर हो गए 484 बराबर 0। पूरी क्वेश्चन को 2 से भाग कर देंगे, जो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 242 हो जाएगा, बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करके इसमें एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसकी तुलना करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए बी सी के मान क्या आ जाएंगे 1, बी का मान है 11 और सी का मान आएगा माइनस का 242, ठीक है। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है हमारे पास, श्रीधराचार्य होता है, लिख देंगे यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एक्स बराबर माइनस का बी, माइनस बी का वैल्यू कितना है 11 है, माइनस का 11 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना 242 है 1 और सी का मान माइनस का 242, ठीक है। माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है, 2 इंटू ए का मान 1 है ना। तो एक्स बराबर माइनस का 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को माइनस में करा दो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 6 से लगी 4 दूनी 8 9, 968 हो गया, अपॉन में 2 आ गया। माइनस का 11 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 8 1 9 6 2 8 9 1 10, 1089 हो गया। ये हमारे पास किसका वर्ग होता है, तो ये हमारे पास होता है 33 का वर्ग, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 11 प्लस माइनस 33/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्राकृत संख्या लेंगे, प्राकृत संख्या हमारे पास प्लस की होती है माइनस की नहीं होती, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। और प्लस का चिन्ह लेकर के हल करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर जब यहाँ लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है, क्या लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर क्या करेंगे माइनस का 11 और प्लस का 33/2 ले लेंगे, ठीक है। माइनस का 11 प्लस का 33/2 ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे 11 में से 33 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 22/2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। एक्स बराबर आ जाएगा 11, हमारे पास ये आ गया। अगर एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे अतः संख्याएं बराबर, पहली क्या थी हमारे पास x प्लस 5 x प्लस 5 थी, दूसरी क्या थी x प्लस 6 थी, तो यहाँ लिख देंगे 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 प्लस 5 यानी कि 16 और 11 प्लस 6 यानी कि 17 हो जाएगा, हमारे पास 16 और 17 ये दोनों हमारे पास संख्या, ये हमारा आंसर है, ठीक है। दोनों क्रमागत है, प्राकृतिक संख्या भी है, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी करने हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पर लिखा है ऐसी 2 क्रमागत धनात्मक विषम संख्या ज्ञात की जिनके वर्गों का 130 है। तो धनात्मक विषम संख्या क्या माननी पड़ेगी हमको, धनात्मक विषम संख्या कैसे मान सकते हैं हम लोग, जैसे हमने मान लो संख्या कैसे मानी है x प्लस 1 और x प्लस 3 ऐसे करके मानेंगे, जिनके बीच का अंतर हमारे पास क्या है, ये विषम संख्या है। तो अगर सम मानेंगे तो 2 4 6 8 ऐसे मानेंगे, विषम मानेंगे तो 1 3 5 7 ऐसे मानेंगे, ठीक है। और x के साथ में तो 2 हमको माननी विषम है, तो x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 भी हो सकता है। संख्या बड़ी मानेंगे तो इक्वेशन छोटी बनेगी, तो ऐसे आपको संख्या माननी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, 2 संख्याओं का अंतर 2 है। जब भी इस तरह की क्वेश्चन आएगा ना, किसी संख्याओं का अंतर या फिर योगफल का, जब अंतर कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मानेंगे संख्या x माइनस x और x माइनस 2, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे करना है आपको। दोनों क्वेश्चन क्या है, इस वाले में क्या है कि अंतर 2 है तो इनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात करना है। तो हमको संख्या किस तरीके से माननी है x और x माइनस 2, क्योंकि जब इनका अंतर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 ही आएगा, तो ये x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा जब अंतर करेंगे, ये कैंसिल, तो कितना आया 2 ही आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम संख्या मानेंगे, इनके वर्गों का योग रखेंगे और संख्या सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए सारे के सारे आपको दोबारा से सॉल्व करने हैं, सबको दोबारा से लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और आपके बोर्ड में हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाए। इसलिए लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार बोर्ड की तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निर्देशांक ज्यामिति होने वाला है, तो हम उसको करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।